नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दा लेकर आज आपके बीच आई हुई हूं, क्योंकि मुद्दा बिहार से जुड़ा हुआ है, जहां चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया चल रही है, SIR यानी सीरियस इंटेंसिव रिविजन जो चल रहा है, गहन निरीक्षण जो चल रहा है, पुनर्निरीक्षण जो चल रहा है, वो सियासत का नया केंद्र बन चुका है। विपक्ष कह रहा है कि दरअसल ये पूरी तरह से इनडायरेक्ट NRC को लागू करने की कवायद है, इसके जरिए चुनाव आयोग बीजेपी को फायदा पहुंचवाना चाहता है। दूसरी तरफ बीजेपी है जो ये कह रही है कि विपक्ष इसलिए घबराया है क्योंकि उनकी राजनीति घुसपैठियों पर, फर्जी वोटर्स पर टिकी हुई है। इन सबके बीच अब तक 88% काम हो चुका है। 25 जुलाई आखिरी तारीख है जब तक चुनाव आयोग को यह पूरी प्रक्रिया पूरी कर लेनी है। लेकिन इन सबके बीच में चुनाव आयोग की तरफ से यह बताया जाता है कि 35 लाख वोटर्स के नाम कटने वाले हैं। अब ये 35 लाख वोटर्स जिनके बारे में चुनाव आयोग कह रहा है, उनके बारे में जरा समझिएगा। कुल मतदाता अगर बिहार के देखें तो 7 करोड़ 90 लाख है, और इनमें से अगर 35 लाख वोटर्स की बात हो रही है तो जिसमें 12.5 लाख लोग ऐसे हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, यानी उनकी मृत्यु हो चुकी है। 17.5 लाख लोग ऐसे हैं जो परमानेंटली बिहार को छोड़कर जाकर कहीं और बस चुके हैं, और 5.5 लाख के लगभग वोटर्स ऐसे हैं जिनके नाम एक जगह नहीं बल्कि एक से ज्यादा जगहों पर दर्ज हैं। ऐसे में चुनाव आयोग ने इसे चुनाव लिस्ट की स्वच्छता अभियान के रूप में लेते हुए इन 35 लाख वोटर्स के नाम कटने की बात कही। लेकिन जैसे ही यह खबर सामने आती है, विपक्ष बौखला जाता है, विपक्ष घबरा जाता है। प्रतिक्रियाएं आने लगती है कि मैंडेट चुराने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस ये आरोप लगा देती है कि अरे बीजेपी तो मैंडेट चुरा रही है और चुनाव आयोग को इसके लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। विपक्ष बार बार SIR प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन इन सबके बीच सवाल यह है कि सवाल किनके लिए खड़ा किया जा रहा है? जो बिहार में घुसपैठिए हैं, क्या विपक्ष के लिए वो वोट बैंक है? क्या बिहार के लोगों की हकमारी ऐसे घुसपैठिए नहीं कर रहे हैं? क्या ऐसे घुसपैठियों को बिहार से बाहर नहीं खदेड़ देना चाहिए? चुनाव आयोग की प्रक्रिया में लगभग इस पूरे प्रोसीजर में वो तमाम प्रावधान हैं जिनका जिक्र सुदर्शन न्यूज ने खासतौर से जनता NRC के माध्यम से महाराष्ट्र चुनावों के दौरान देश के समक्ष रखा था। प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि आप तब तक राष्ट्रवाद की भावना को सर्वोपरि नहीं मान सकते, संविधान की रक्षा, लोकतंत्र की रक्षा तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप देश से इन घुसपैठियों को खदेड़ नहीं देते। इसलिए जिम्मेदारी जनता की है। जनता ने इस बात को समझा था, और महाराष्ट्र में किस तरह से घुसपैठियों की पोल खुली थी ये सबने देखा था। अब वक्त बिहार का है, और बिहार की राजनीति में अगर घुसपैठियों के चलते असली बिहार वासियों के हक की हकमारी हो रही है, तो फिर इन घुसपैठियों को बचाने के लिए विपक्ष इतना बेचैन क्यों है? सवाल यह है कि क्या विपक्ष इन्हीं फर्जी वोटर्स के सहारे चुनाव जीतना चाहता है? और अगर ऐसा नहीं है तो एक ऐसी प्रक्रिया जिसे साफ तौर पर यह कहा गया है कि ये एक ऐसा स्वच्छता अभियान है जो संवैधानिक है, चुनाव आयोग को यह अधिकार प्राप्त है कि वो वोटर लिस्ट की क्लीनिंग करे, तो फिर इस प्रक्रिया से गुरेज क्यों है? इन सब के बीच एक और तस्वीर, एक और वीडियो इन दिनों बीते 24 घंटे में वायरल होता है। एक BLO जो ये कहता है कि भाई लोग एप्लीकेशंस दे नहीं रहे हैं। सवाल ये उठता है कि एप्लीकेशन दे नहीं रहे हैं तो ये कौन से लोग हैं जो एप्लीकेशन नहीं भरना चाहते हैं? क्या ये फर्जी है? दूसरी तरफ वही BLO ये भी कहता है कि अगर उसको 1000 से ज्यादा पत्र दिए गए हैं अपने क्षेत्र में बांटने के लिए, तो महज 200 से 250 ही पत्र बांट पाता है। तो क्या BLO भी इसमें मिले हुए हैं? क्या फर्जी वोटर्स यानी घुसपैठियों को बचाने के लिए ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम काम कर रहा है? और क्या चुनाव आयोग इसी इकोसिस्टम के खिलाफ ये स्वच्छता अभियान चलाकर उन्हें बेनकाब करने का प्रयास नहीं कर रहा है? क्या ये देश के लिए नहीं है? क्या ये बिहार के लिए नहीं है? आज इसी पर हम खुलकर बात करेंगे, खुलकर बहस करेंगे। कुछ ही देर में हमारे साथ आज के खास अतिथि भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको दिखा देते हैं वो टीजर रिपोर्ट जो बिहार के घुसपैठियों के सच को उजागर करती है।
बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले इस बार सिर्फ लिस्ट रिवीजन का काम नहीं किया जा रहा है, बल्कि वोटर गहन पुनरीक्षण का काम भी हो रहा है, जिसके तहत चुनाव आयोग ने अब तक के सर्वे में करीब 35 लाख फर्जी वोटर्स के नाम लिस्ट से काटे जाने के संकेत दिए हैं। बिहार में चुनाव से पहले SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का काम किया जा रहा है। ये काम वास्तव में इनडायरेक्टली जनता NRC ही है, जिस पर सुदर्शन न्यूज ने सघन अभियान चलाया और लोगों को देश में छिपे घुसपैठियों के प्रति जागरूक किया। आज SIR के जरिए जो काम सरकार कर रही है, हम इस पर पहले से ही आवाज उठाते चले आए हैं। हमारे देश के अलग अलग हिस्सों को दीमक की भांति खोखला कर रहे बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठिए जो फर्जी वोटर बनकर हमारे देश के सिस्टम को खोखला करना चाहते हैं, ये भारत में रहने वाले अपने मुस्लिम रिश्तेदारों द्वारा ही भारत में बसाए जाते हैं, जिनके खिलाफ महाराष्ट्र चुनाव से पहले सुदर्शन न्यूज ने अभियान चलाया, जिसका नतीजा ये रहा कि महाराष्ट्र में निष्पक्ष चुनाव हो सके। वहीं बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले चुनाव आयोग की ओर से SIR करवाया जा रहा है और इस बीच पुनरीक्षण के काम में ढिलाई के मामले में बेगूसराय जिले के बरौनी प्रखंड के नूरपुर पूर्वी मतदान केंद्र में एक BLO वजाहत अली फारूकी को निलंबित कर दिया गया है। अधिकारी के साथ उसकी बातचीत का जो वीडियो वायरल हो रहा है, वो पहले आपको सुनवाते हैं। 1382 मिला है। और वितरण कितना किया? वितरण हुआ 220 और संग्रहण कलेक्शन कितना किए? ऑप्शन 2 हुआ। इस कॉल रिकॉर्डिंग में ब्लॉक की महिला अधिकारी द्वारा पूछे जाने पर वजाहत बताता है कि उसको 1382 आवेदन मिले थे, जिनमें से 220 का उन्होंने वितरण किया और केवल 2 ही कलेक्ट हो पाए, यानी 1162 फॉर्म वितरित ही नहीं हुए और जो वितरित हुए उनमें से केवल 2 फॉर्म ही कलेक्ट किए गए। मतलब ये कि 1382 में से 1380 वोटर उस इलाके के ऐसे हैं जो अपना कागज दिखाना नहीं चाहते या उनके पास कागज है ही नहीं, क्योंकि BLO स्थानीय होता है और उसे अपने क्षेत्र के हर वोटरों की जानकारी होती है। उसे भी सच्चाई पता है कि क्षेत्र में घुसपैठिए हैं, इसलिए वह फॉर्म ही वितरित नहीं कर रहा। इस हिसाब से कह सकते हैं कि बिहार में चुनाव आयोग ने जिन 35 लाख फर्जी वोटरों के नाम काटने के संकेत दिए हैं, उनमें से 99.86% घुसपैठिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। %88.1% लोग अपना फॉर्म अपलोड कर चुके हैं टोटल वोटर लिस्ट का। उसके बावजूद भी विपक्ष को परेशानी है, पेट में दर्द हो रहा है, तो स्वाभाविक है। बिहार के मतदाता सूची में अगर कोई बांग्लादेशी है, अगर कोई म्यांमार से है या कोई पाकिस्तान से है और वो मतदाता नहीं है, अगर सूची में है, तो ये जिम्मेवारी चुनाव आयोग पर है और गहन पुनरीक्षण में चुनाव आयोग ऐसे मतदाताओं को निकाल रहा है। और उस वोटर लिस्ट में लाखों करोड़ों लोगों को वो हटा रहे हैं। किसको हटा रहे हैं? गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को, कांग्रेस पार्टी के वोटर्स को, RJD के वोटर्स को। एक इंटरेस्टिंग डेटा आप लोगों को देना चाहेंगे। हमारे बिहार में वोटर्स टोटल जो थे 7,90,00,000। अगर हम अज्यूम करते हैं कि 1% भी अगर हमारा वोटर छूट जाए और डॉक्यूमेंट ना दे पाए, सत्यापित ना हो पाए, तो क्या फर्क पड़ेगा? 1% अगर आप निकालिएगा 7,90,00,000 का, तो टोटल 243 सीट्स में ये बन जाते हैं 7,90,000 वोटर्स। यानी इनका अगर वोट कट गया, 1% हम मिनिमम लेके चल रहे थे, यानी आप समझिए कि 7,90,000 वोटर को अगर 243 सीट्स में अगर बांट दें, तो एक विधानसभा में 3,251 वोटर्स का नाम कटेगा। अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर 1% भी छूट जाते हैं लोग, तो इसका असर पड़ेगा। उन्होंने बताया कि किस तरह से कितने वोटर्स छूट जाएंगे, तो क्या ये इम्पैक्ट भी
क्या ये सवाल भी जायज है, क्योंकि प्रक्रिया को लेकर बार बार सवाल खड़ा किया जा रहा है, लेकिन सवाल जो खड़ा कर रहे हैं कि एसआईटी हो क्यों रही है, ये असंवैधानिक है, वो ये भूल गए कि सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ तौर पर कहा कि ये संवैधानिक है। चुनाव आयोग को ये अधिकार है कि वो एसआईआर करा सकता है, लेकिन इन सबके बीच विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि ये दरअसल मैंडेट चुराने की एक प्रक्रिया है। अब ये मैंडेट चुराने की प्रक्रिया कैसे हो गई, इसी बात को समझेंगे आज की बहस में। आइए स्वागत करते हैं आज के पैनलिस्ट का। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रभात मालाकर जी, साथ ही साथ आरजेडी का पक्ष रखने के लिए सैफ अली खान साहब जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखेंगे निखिल कुमार जी, जेडीयू का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मनीष मंडल जी हैं, और साथ ही साथ जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट अविनाश सिंह जी भी इस पैनल का हिस्सा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं शुरुआत निखिल जी आपके साथ करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी राहुल गांधी जी कह रहे थे वोट कटेगा गरीबों का, बेसहारों का, किसानों का, मजलूमों का, ये सारी बातें वो कह रहे थे, लेकिन यहां तो किनका वोट कट रहा है? उनका वोट कट रहा है जो बिहार के हैं ही नहीं, जो इस दुनिया में नहीं है, जो परमानेंटली बिहार छोड़कर जा चुके हैं, जिन्होंने एक से ज्यादा जगह पर अपना नाम दर्ज करा रखा है। तो ये तो एक क्लीनिंग प्रोसेस है। इस क्लीनिंग प्रोसेस से इतनी परेशानी क्यों है? इस पर तो आप लोगों को खुश होना चाहिए कि बहुत सारी चीजें क्लैरिटी के साथ, हो सकता हो कि आपके पक्ष में भी बहुत सारी चीजें चुनाव के बाद आ जाए, तो फिर इससे दिक्कत क्यों है? क्यों इसे मैंडेट चुराना आप लोग कह रहे हैं? निखिल जी, सबसे बड़ी बात क्या है कि किशनगंज से लेकर कैमूर तक और चंपारण से लेकर जमुई तक हर जगह लोग परेशान हैं। अभी एक तो बाढ़ का समय है, दूसरी बात है कि कहीं कहीं धान की खेती होती है, धान की खेती में लोग लगे हुए हैं। लोग जो बाहर रह रहे हैं, बाहर कोई शौक से तो रह नहीं रहे हैं, मजबूरी में रह रहे हैं, उनको पलायन करके गए हैं। दूसरी बात, जो मृत हैं उनको स्वाभाविक रूप से हटना चाहिए, प्रक्रिया का हिस्सा है, ये हो जाना चाहिए सब पहले ही। अगर ये अभी कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि चुनाव आयोग निकम्मी रही है काम करने में अपने। और जो सबसे बड़ी चीज है कि इनकी प्रक्रिया अपारदर्शी है। इन्होंने कहा कि हर एक वोटर को उनको पावती दी जाएगी। क्या पावती दी जा रही है? आप एक जगह का भी हमको बता दें अगर पावती दी जा रही हो तो। जो यहाँ पैनलिस्ट में बैठे हुए हैं उनमें से किसी एक को अगर पावती मिली हो तो वो अपने हाथ में पावती लेके हमको दिखा सकते हैं। कहीं पर पावती मिली है किसी को? कल के डेट में किसका नाम हटाया जाएगा, किसका नाम चढ़ाया जाएगा, ये कैसे पता चलेगा हमको? दूसरी बात, जो गरीब हैं, जो अशिक्षित हैं, उनका नाम घर में बैठ के, बीएलओ का ऐसा भी रिपोर्ट आया है बहुत जगह से कि बीएलओ पे ये दबाव बनाया जा रहा है कि वो घर में बैठ के भी भर दें। तो ये क्या मतलब, बीएलओ क्या ऑल इन ऑल है? वो नागरिकता तय करेगा किसी का, और नागरिकता तय करने वाले कौन होते हैं? निखिल जी ठीक है, मैंने भी इसीलिए अपनी रिपोर्ट में वो चीज सामने रखी। मैंने भी ये सवाल पूछा कि क्या ये बीएलओ लेवल पर भी क्लीनिंग का एक प्रोसीजर क्या इसे माना जाए? क्योंकि देखिए, आप लोग ये कहते हैं कि जो वीडियो आया है वो प्रक्रिया बिल्कुल गलत है, बीएलओ को सस्पेंड कर दिया गया, और हम भी कहते हैं कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ आप इंटेंशन भी देखिए, क्या ऐसे बीएलओस जो मुस्लिम इलाके में हैं और मुस्लिम बीएलओ हैं, क्योंकि बीएलओ को अपने इलाके के हर एक व्यक्ति की जानकारी होती है, परिवार की जानकारी होती है, क्या बीएलओस भी इन लोगों को छिपाने का प्रयास कर रहे थे? यहां तो उनकी भी क्लीनिंग हो सकती है। मैं इसीलिए कह रही हूं कि यहां पर एक ये सुपर क्लीनिंग का प्रोसीजर है जिसको आप लोग सवालों के घेरे में ला रहे हैं। बात क्या है कि हरवड़ी का ब्याह कनपट्टी सिंदूर ये काम कर रहे हैं ये लोग। बीएलओ आपका जो सक्षम प्राधिकार है वो अगर दबाव में किसी से काम करवा रहा है और गलत सही सब करने के लिए कहा जा रहा है, ऐसी सूचना एक जगह से नहीं आई है, कई एक जगह से। तो आपके बीएलए भी तो साथ में है ना? नहीं, बीएलओ के ऊपर दबाव है, बीएलए के ऊपर तो कोई दबाव नहीं है। आप आपत्ति दर्ज कराइए, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि प्रक्रिया ही गलत है, प्रक्रिया ही असंवैधानिक है, मैंडेट चुराया जा रहा है। क्या चुराया जा रहा है? मैंडेट चुराने का आरोप लगा रहे हैं ना कि चुनाव आयोग को मोहरा बना लिया है और ये मैंडेट चुराया जा रहा है। इन्होंने, आप महाराष्ट्र को देखिए, बाकी सारे जगहों को, हरियाणा को देखिए, वहां पर वोटर को देखिए, यहाँ पर वोटर तेलंगाना को देखिए, करने का एक प्रयास किया जा रहा है, कुंठित प्रयास है ये। तेलंगाना को नहीं देखेंगे ना अविनाश जी, जब इनके समय में एसआईआर हुआ था उस वक्त ये मैंडेट नहीं चुराया जा रहा था। अब यही समस्या है, समस्या यही है। प्रभात जी से जरा से जल्दी से इसका काउंटर आंसर ले लेती हूँ, बाकी के मेहमानों के पास। नेता अगर बीएलओ बन के बैठते हैं वहां पर, अगर ये कर रहे हैं
एक तरफ नगर निगम का एक पर्चा चला हुआ है, प्रभात कई जी। चीजें हैं, धांधलियां कई स्तर पे हो रही हैं। प्रभात जी, प्रभात मालाकर जी, जवाब दीजिए जो आरोप लग रहे हैं आप पर। चलिए, मुझे लगता है प्रभात जी हमारे साथ अभी नहीं है। मनीष मंडल जी जेडीयू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, निखिल जी जो बातें कह रहे हैं उसका जवाब देना चाहेंगे। और सबसे बड़ा सवाल ये कि ये तो क्लीनिंग प्रोसीजर है, क्लीनिंग प्रोसीजर को कोर्ट भी कह चुका है कि चुनाव आयोग के पास ये अधिकार है, बावजूद उसके इस तरीके से मैंडेट चुराया जा रहा है या असंवैधानिक है, ये सब कह के तो कोर्ट की टिप्पणी की भी, कोर्ट की भी अवमानना की जा रही है एक तरह से। मनीष मंडल जी, मैं बोलूं? हाँ जी मनीष जी बोलिए। मनीष जी अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए मनीष जी। आवाज आ रही है मेरी? अब आ रही है मनीष जी, बोलिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले तो मैं कोर्ट के निर्णय को ही कोट करना चाहूंगा कि उन्होंने बड़ी ही क्लियरली उन्होंने एसआईआर को जो है अधिकार बताया चुनाव आयोग को, और एसआईआर करने के लिए जो है उन्होंने मना नहीं किया। और सारे चीजों पे माइन्यूटली देखने के बाद, माइन्यूटली उस पे डिस्कशंस के बाद कोर्ट अपने स्तर से हर चीज को, जहां चुनाव आयोग के ऊपर क्वेश्चन करने थे कोर्ट को, वहां क्वेश्चन भी किया गया। जिन पे ये लोग तो काफी बार अपना पोस्टर वार तो इन लोगों का चलता रहता है, तो पोस्टर के माध्यम से इन्होंने दिखाया कि कोर्ट की फटकार लगी है चुनाव आयोग को। लेकिन उसी मामले की सुनवाई में अगर कोर्ट ये कह रही है कि एसआईआर को मान्यता दी जाती है, एसआईआर कराई जा सकती है बिहार में या अन्य प्रदेशों में, ये चुनाव आयोग का एकाधिकार होता है और ये चुनाव आयोग अपने स्तर से कराती रहती है ये एक्सरसाइज। अभी आपने एकदम परफेक्टली कोट किया कि जब तेलंगाना में एसआईआर हुआ तो इन्होंने अपोज नहीं किया इस चीज को। मेरा सिर्फ ये कहना है कि चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन को पूर्णतः अधिकार है और क्यों नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ बिहार के मतदाताओं के लिए नहीं है, ये बिहार में हो रही मतदान के परिप्रेक्ष्य में नहीं किया जा रहा है ये एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज ये कराया जा रहा है कि बिहार में रहने वाले लोग या अन्य प्रदेश में भी अगर एसआईआर होता है तो वहां रहने वाले लोग क्या वहां के नागरिक हैं, या वहां अभी आपने क्या देखा 86% जो है ये मतदाता पुनरीक्षण का कार्यक्रम पूर्ण हो चुका है। उसमें ऑलरेडी दिखाया गया है कि 0.73% स्थानांतरित हो गए हैं किसी और प्रदेश में, वहां नाम लिखा लिए हैं, वहां उनके मतदाता सूची में नाम है। ये चुनाव आयोग का रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट दिया गया है, बीएलओ के द्वारा रिपोर्ट किया गया है। बिल्कुल, तो इसी रिपोर्ट पर ही आपत्ति दर्ज करा रहे हैं कि आखिर प्रक्रिया में क्या कुछ मिसिंग हो रहा है। सवाल अगर मैं एक चीज मैं कहना चाह रहा था कि अगर आपत्ति है आपको, बीएलओ के कार्य प्रणाली पे आपत्ति है, तो उनके ऊपर आप लोग ऑथेंटिकेटेड रूप से आप लोग उसकी आपत्ति जताएं, लेकिन चुनाव आयोग और एसआईआर एग्जैक्टली अगर आपको बीएलओ से के प्रोसीजर में अगर काम में कुछ कमी लग रही है तो बीएलए आपके साथ में है, आपत्ति दर्ज आप करा सकते हो और इसके लिए बाकायदा समय भी दिया गया है। लेकिन प्रभात मालाकर जी, हाँ बिल्कुल समय दिया गया है, लेकिन प्रभात मालाकर जी सवाल ये है कि जिस तरीके से ये पूरी परिस्थिति बनी हुई है, अभी अगर आपने सुना हो तो तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि ये तो बस बहाना बना लिया आप लोगों ने, 1% भी अगर छूट जाते हैं, अभी जैसे कि शुरुआती कमेंट में निखिल कुमार जी ने कह दिया कि बाढ़ है बहुत सारी जगहों पर, आप कैसे डिसाइड करेंगे कि सबके सब आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। और उधर तेजस्वी यादव कहते हैं कि अगर 1% भी छूट जाते हैं तो कितना बड़ा लॉस हो सकता है। यानी सीधे सीधे कहा जा रहा है कि नुकसान पहुंचाने का प्रयास है, यह आरोप लग रहा है। लावनी जी, मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि पिछले साल लोकसभा के चुनाव और लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने के कुछ दिन बाद ही तेजस्वी यादव जी ने ही यह मंशा जाहिर की थी कि मतदाता पुनरीक्षण का कार्य होना चाहिए, वोटर पुनरीक्षण का कार्य होना चाहिए। अगर वोटर पुनरीक्षण का कार्य हो रहा है तो इनके पेट में दर्द क्यों? और अभी आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे थे कि इतना हड़बड़ी के बिया कनपट्टी में सिद्धू, अरे यहाँ लोग चांद पे जाकर चांद पर से वापस आ गए हैं। अभी तो कांग्रेस के प्रवक्ता बोले निखिल जी, अभी तो आरजेडी से सैफ अली खान साहब बोलेंगे अपनी बातें। हाँ, ये जो विपक्षी प्रवक्ता बोल रहे थे। और यहाँ आप बताइए कि जब 2003 में 31 दिन में पुनरीक्षण हो सकता है लालटेन युग में, तो अभी तो एलईडी का युग, और अभी मैं जब आपसे जो बात कर रहा हूं अभी तक 95% से ज्यादा फॉर्म अभी तक जमा हो चुके, पुनरीक्षण के कार्य पूरे हो चुके,
और जहां जो बीएलओ गड़बड़ी कर रहे हैं तो उनसे प्रशासनिक कार्रवाई भी हो रही है। और साथ ही साथ अगर विपक्षियों का यह आरोप है कि बीएलओ गड़बड़ कर रहे हैं या चुनाव आयोग गड़बड़ कर रहा है, तो आपके बीएलए 1-2 क्या कर रहे हैं? हर बूथ पे बीएलए 1-2 है जी। जो भी व्यक्ति अगर चुनाव लड़ा होगा तो उसको मालूम है कि ईवीएम खुलने से पहले, मतपेटी खुलने से पहले और बंद होने के पहले वो बीएलए 1 का हस्ताक्षर होता है। अब पुनरीक्षण में भी बीएलए 1-2 का महत्वपूर्ण रोल होता है। तो क्या आपके बीएलए 1-2 पे आपको अपने भरोसा नहीं है? और यह पुनरीक्षण का कार्य हो रहा है जिस प्रकार आप देखिए लवनी जी, मैं कुछ दिन पहले की बात याद दिलाना चाहता हूं कि अभी पहलगाम की घटना घटी और पहलगाम की घटना के बाद भारत सरकार ने एक्शन लिया कि यहाँ पाकिस्तानी नहीं रहेंगे। तो इतने पाकिस्तानी चूहे से बिल की तरह निकलने लगे कि कोई जानता भी नहीं था कि भारत में इतने पाकिस्तानी रहते हैं। और खासकर बिहार तो एक तरफ नेपाल है, एक तरफ बंगाल है, एक तरफ उत्तर प्रदेश है। तो ऐसे हमारा जो बॉर्डर है वो कहीं ना कहीं से दूसरे राज्यों से और देशों से आने में लोग किसी ना किसी माध्यम से, लेबर क्लास के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से, अन्य माध्यमों से आ जाते हैं और आने के बाद वो बस जाते हैं। बिहार का लगभग मैं जिला घूमता हूं और सड़कों किनारे एक स्टोव लेकर, बर्तन लेकर और महिलाएं पुरुष जो है टेंट गाड़कर छोटा सा, वो बस रहे। वो कौन है? वो रोहिंग्या है, वो बांग्लादेशी है, वो पाकिस्तानी है। यहाँ क्या है का दबाव रहा है? निखिल जी देखिए, एक बात जो मैंने आपसे पूछी थी और फिर अविनाश जी इसके बाद आपके पास और आरजेडी से हमारे साथ सहमत। लेकिन निखिल जी देखिए, एक बात तो तय हो गई ना, आप लोगों ने कहा कि चुनाव आयोग प्रक्रिया गलत कर रहा है, फिर उसके बाद आपने बीएलओ के लिए भी कह दिया। लेकिन जो सवाल मैंने किया था कि भाई आपके पास भी एक अपॉर्चुनिटी है, बीएलए 1 बीएलए 2, वो फिर क्यों? अगर आपत्ति है तो आपत्ति दर्ज करा दीजिए। और दूसरी बात, इस तरीके की बातें कहकर क्या आप लोग वाकई फर्जी वोटर्स को संरक्षण नहीं दे रहे? क्या आप नहीं चाहते कि बिहार की जनता को उनका असली अधिकार मिले? यानी कि आप मान लीजिए आप बिहार से हैं, पता चल रहा है कि निखिल जी वोट ही नहीं डाल रहे, निखिल के नाम पर कोई और जाकर वोट दे रहा है। ये तो बिहार की जनता के साथ गद्दारी हुई ना। आपको तो उनके साथ खड़ा होना चाहिए फिर। निखिल जी, सबसे पहली बात, बीजेपी प्रवक्ता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। इन्होंने गृह मंत्री पे सवाल उठाया कि गृह मंत्री जो है बांग्लादेशी, म्यांमार के लोगों को घुसने दे रहे हैं। पिछले 11 साल से सरकार है केंद्र में और राज्य में भी इनकी नीति सरकार है। तो इसका मतलब है इन्होंने स्वीकार किया कि बांग्लादेशी, नेपाली या अन्य जो नागरिक हैं, जो बिहार के नागरिक बने, उनको इन्होंने मान्यता दी। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, आपने जो सवाल, फेंसिंग की इजाजत नहीं दे रही है वहां, ममता बनर्जी फेंसिंग की इजाजत नहीं दे रही है। बांग्लादेशी घुसे हैं, आप ये मान रहे हैं, इसको मान्यता दे रहे हैं। अरे ममता वालों के कारण बांग्लादेश घुस रहा है, इकोनॉमी फेल है। इसका जवाब दीजिए ना। ममता बनर्जी के कारण आधार कार्ड फर्जी बन रहे हैं, कौन संरक्षण दे रहा है? बंगाल में, झारखंड में चुनाव से पहले ही किस तरीके से किसने बनवा दिए वो आधार कार्ड? किसने कहा कि नहीं इनको मत छेड़ो? और पूरा का पूरा आधार कार्ड बनवाने वालों का नेक्सस जो सामने आया था, उनको किसने संरक्षण दिया था? एक ही डिस्ट्रिक्ट से बनता है 24 परगना। जितना घुसपैठिया मुसलमान है उसका आधार कार्ड एक ही डिस्ट्रिक्ट में बनता है बंगाल में, 24 परगना। गुजरात में बांग्लादेशी पकड़ा गया, 24 परगना। दिल्ली में पकड़ा गया, 24 परगना। महाराष्ट्र में पकड़ा गया, 24 परगना। तमिलनाडु में पकड़ा गया, 24 परगना। तो ममता दीदी है आपकी, मतलब है, इसका मतलब है कि आधार भी गलत तरीके से बनाया जा रहा था और उस पर भी इनका कोई नियंत्रण नहीं था। ये किसके जिम्मेवारी में था? आप सब गलत काम में सहयोग देते हैं। लगातार ये सोनिया सेना हर गलत काम में सहयोग देती है। चलिए, हर गलत काम में सहयोग देते हैं। आधार कराने में भी आपने सहयोग दिया। नहीं, लेकिन अविनाश जी एक चीज तो बड़ी मजेदार हुई। अविनाश जी एक सेकेंड, एक चीज तो बड़ी मजेदार हो गई कि कम से कम निखिल जी ये तो कह रहे हैं कि आधार कार्ड फर्जी बनवाए गए, तो कम से कम ये कहना विपक्ष का कि आधार को क्यों नहीं इसमें जोड़ा गया है, इन्होंने खुद ही जवाब दे दिया। तो यहां पर तो कम से कम इनको अब ये समझ में आ गया कि चुनाव आयोग ने क्यों आधार कार्ड कहा था कि नहीं इसकी जरूरत नहीं है। ये जवाब कम से कम बहुत अच्छे निखिल जी, कम से कम आप लोग ये बात तो मानते ही हैं। अविनाश जी कमेंट। स्पष्ट रूप से मनीष तिवारी ने वो वैसी है। अब अगर मगर कहने से कुछ बात नहीं चलेगी निखिल जी, आपने कम से कम ये मान लिया कि फर्जी है, बनता है फर्जी तरीके से, तो चुनाव आयोग ने सही किया था कि आधार कार्ड को हटा दिया गया था।
अभी 28 तारीख को पूछा गया है ना, जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा तो बताएंगे। और मुझे लगता है कि आपके इस बयान को भी कोट करना चाहिए, यानी विपक्ष ये मानता है कि फर्जी तरीके से आधार कार्ड बना है और इसीलिए चुनाव आयोग ने इस क्लीनिंग प्रोसीजर से आधार कार्ड को दूर रखा। अविनाश जी जल्दी से एक कमेंट, उसके बाद सैफ जी आपके पास आ रहे हो। थोड़ा सा सैफ खान जी प्लीज आप अपना फ्रेम थोड़ा ठीक कर लीजिए। अविनाश जी, अविनाश जी बोलिए। मिसलीड कोर्ट मत कीजिए। एक मिनट कांग्रेस के प्रवक्ता, एक मिनट। देखिए, राहुल गांधी कह रहे थे मेरे वोट को चुराया जा रहा है। लावनी जी पहले तो आपको नमस्कार, सारे श्रोताओं को जय श्री राम। देखिए, राहुल गांधी बड़े विचित्र प्राणी है, ठीक है, नाम उनके अनेक है, पर हम उनको राहुल गांधी ही कहना पसंद करेंगे। माननीय राहुल गांधी, वो कह रहे हमारे वोट चुराए जा रहे हैं। अच्छा, इनको कैसे पता कि इनके वोट है और हमें हरा? अभी नतीजा आया नहीं, ये कह रहे इलेक्शन को चुराने की कोशिश की जा रही है। और भाजपा प्रवक्ता जो यहां बैठे हैं वो जले पर नमक छिड़कने के लिए पता नहीं लड्डू खा रहे हैं पिछले 10-15 मिनट से। अरे भाई, अभी इलेक्शन हुआ नहीं है, अभी फाइनल लिस्ट आया नहीं है। और ये जो 35 लाख जो वोटर जो कटे हैं, उसमें केवल बांग्लादेशी और रोहिंग्या नहीं है, इसमें मेरे समझ से 12 या 13% ऐसे लोग हैं जो मृत हो चुके हैं। 12.5 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है। जी जी जी, यही मैं कह रहा हूं। अब देखिए, मैं आपको आप बीती बता रहा हूं लावनी जी। एक दो बीएलओ से मेरी बात हुई जिनका फोन भी मुझे आया। एक का नाम है जावेद, दूसरे का नाम है शादाब। ये दोनों फुलवारी शरीफ के रहने वाले हैं। बाकायदा मेरे बिल्डिंग में गए, मेरे बारे में उन्होंने पूछा, पता चला कि मैं दिल्ली में हूं। उन्होंने मेरे आदमी से लेके मुझे कॉल किया और पूछा कि भैया क्या है डिटेल आपका। मैंने अपने पिताजी के बारे में बताया, वो दुनिया में नहीं रहे। बोला कोई बात नहीं, फलाना फॉर्म भरना होगा। उसके बाद उन्होंने मेरे परिवार के 5 मेंबर के बारे में पूछा। मेरी पत्नी, मेरा भाई, मेरी भाभी और मेरी माँ। मेरी माँ के बारे में मैंने बोला कि वो 85 साल उम्र हो गया, वो वोट देती नहीं, आप उनका भी नाम हटा सकते। बोला नहीं, हमारा ये काम नहीं है। आप जब तक एप्लीकेशन नहीं देंगे और जब तक वो जीवित है, हम उनका नाम नहीं हटा सकते। आप चारों अपने चारों के बारे में बताइए, आप लोग कहां के हैं? हम चारों, 2 भाई और दोनों पत्नियों के, रिस्पेक्टिव पत्नियों के बारे में मैंने बताया कि केवल मैं अपना वोट देता हूं बोरिंग रोड में, बाकी मेरे भाई, भाभी और मेरी वाइफ अब गाजियाबाद और नोएडा की वोटर हो चुकी है। उसने फॉर्म भरवाया, मुझे फॉर्म आया, मैंने फॉर्म भरा, फोन नंबर और आधार नंबर भी उसमें मुझे डालना पड़ा, पहला 4 डिजिट वो डालने का उसने फोन करवाया मुझे, मेरा वेरिफिकेशन हुआ। उसके बाद वो फाइनल अपलोड होगा। जब लिस्ट आएगी फाइनल, तब पता चलेगा किसका नाम है, किसका नाम नहीं है। ठीक है, ये खाली अनाप शनाप बोल रहे हैं। ठीक है, यानी क्लैरिटी के साथ सारी चीजें बीएलओ की तरफ से भी की जा रही है। लेकिन ऐसे में सैफ अली खान साहब, फिर जो ये कहा जा रहा है तेजस्वी यादव जी की तरफ से कि 1% छूट गए, तो ये इतना हाइपोथेटिकल क्यों हो रहे हैं? अभी तो प्रक्रिया जारी है ना, क्यों आप लोगों को भरोसा नहीं है कि ये 1% छूट जाएगा? 40% छूट जाते हैं, कैसे छूट जाएगी ये 1%? सैफ अली जी, ठीक है, अविनाश जी जल्दी से उनका एक कमेंट हो जाने दीजिए प्लीज, फिर ब्रेक का वक्त हो जाएगा। सैफ खान साहब बोलिए। प्रदेशों में कम होते हैं मैडम, 60-62% बिहार में हमारे बिहार के 40% ठीक है अविनाश जी, एक कमेंट उनका भी हो जाने दीजिए प्लीज। सैफ साहब बोलिए। हाँ सैफ साहब बोलिए जल्दी से। तेलंगाना की बात कही कि तेलंगाना में इसका विरोध नहीं हुआ, तो तेलंगाना में हमारे बिहार में इतना पलायन नहीं। करीब 3 करोड़ लोग हमारे दूसरे प्रदेशों में, दूसरे देशों में रहते हैं, हमारे जो बिहार के रहने वाले लोग। तो आपको कैसे मालूम वहां का उन्होंने नहीं बनवाया इलेक्शन आई कार्ड? आपको कैसे मालूम कि वहां का इलेक्शन कार्ड उन्होंने नहीं बनवाया है? और वो अविनाश जी, मैं आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल टू आंसर यू। मैं लावनी से बात कर रहा हूँ प्लीज। तो लावनी जी ये, अच्छा ठीक है, आप बोलिए अविनाश जी, उनको एक बार कंप्लीट कर लेने दीजिए, उनका पहला कमेंट ले रही हूँ मैं, बोल लेने दीजिए। हाँ बोलिए सैफ साहब जल्दी से बोलिए। ताकि अपना मताधिकार का प्रयोग उसमें से 60-70% लोग करते हैं, उसमें 30-40% लोग नहीं आते हैं। तो जो 30-40% नहीं लोग आते हैं, कहीं ना कहीं बीएलओ के द्वारा जो लोग वोट नहीं करते हैं 2-3 इलेक्शन में रेगुलर, उनका नाम काट दिया जाता है। कभी कभी वो आ जाते हैं, बाद में देखते हैं हमारा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, तो बताया जाता है कि आपने वोट नहीं किया था 2-3 इलेक्शन, इसके लिए आपका नाम कट गया। ठीक है, हर इलेक्शन में 100-200 लोग ऐसे घूमते रहते हैं कि हमारा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। लेकिन जो लोग दूसरे प्रदेशों में, दूसरे देशों में, वो चुनाव के 2-3 महीने पहले उनको बुला के उनका रोजगार छोड़वाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं इसका विरोधी हूँ।
नहीं, कैसे रोजगार छुड़ाया जा रहा है ये मुझे थोड़ा आप एक्सप्लेन करिएगा। एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है, ब्रेक का वक्त हो चुका है, एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन इस बात को जरा आप समझाइएगा साहब साहब कि ऐसे किसी का रोजगार छूट रहा है और यहाँ तो बहुत सीधा सीधा सिंपल प्रोसीजर चल रहा है जिसमें बहुत क्लैरिटी के साथ चुनाव आयोग आगे बढ़ रहा है, तो फिर इसमें दिक्कत क्यों है? तो 35 लाख फर्जी वोटर्स में क्या 99% से ज्यादा घुसपैठिए, और जो अभी घुसपैठियों की क्लीनिंग चल रही है चुनाव आयोग की तरफ से जो क्लीनिंग हो रही है, उस क्लीनिंग को क्या विपक्ष को परेशान करने वाली है? ये एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है वो असंवैधानिक क्यों लगती है? क्या विपक्ष के लिए फर्जी वोटर्स ही उनके वोट बैंक है? इसी पर हम बड़ी चर्चा कर रहे हैं ब्रेक से पहले, क्योंकि हम बात कर रहे थे सैफ अली खान साहब से। खान साहब, आप ये कह रहे थे कि अब रोजगार छुड़ाए जा रहे हैं, थोड़ा सा आप इसे एक्सप्लेन कर दें, फिर मैं आपकी बात के साथ आगे बढ़ती हूँ बीजेपी के प्रवक्ता की तरफ। मैं ठीक हूँ, बोलिए। हाँ बताइए। जो डाटा, ऑफिशियल डाटा भी हमारे पास है, करीब 50 लाख लोग जो माइग्रेंट है उनका लेबर डिपार्टमेंट के पास हमारे रिसोर्सेज है, लेकिन मैं कहता हूँ 3 करोड़ वोटर बिहार के दूसरे प्रदेशों में, दूसरे देशों में काम कर रहे हैं, उनको उनकी नागरिकता और उनका वोटर होने का सबूत पेश करना सिर्फ चुनाव के वक्त, ये सही नहीं है। आप चुनाव से पहले भी कर सकते थे, लोकसभा चुनाव के साथ करवा सकते थे आप, या विधानसभा चुनाव के बाद उनका वेरिफिकेशन आप कर लेते। और ये कहां से आपके पास डाटा आ गया? 35 लाख लोगों में 99% लोग रोहिंग्या और बांग्लादेशी। मैंने तो अभी तक एक व्यक्ति का कहीं नहीं सुना है पूरे बिहार में कि वो बांग्लादेशी नागरिक था और बिहार का वोटर बन गया। एक सिंगल आपने अभी तक सुना नहीं है? अगर आपने नहीं सुना है, तो फिर ऐसे लोगों के प्रवक्ता आप क्यों बन रहे हैं? अगर चुनाव आयोग फिर ये प्रक्रिया कर रहा है, ये प्रक्रिया अगर हो रही है तो उसी सच को तो सामने लाने के लिए कर रही है, तो फिर तो आपको विरोध करना ही नहीं चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। इतनी घबराहट क्यों है कि 1% लोग छूट जाएंगे तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा? बड़ा कंफ्यूजन में है आप लोग। या तो आप जानते हैं कि इस प्रक्रिया से दूध का दूध और पानी का पानी होगा, इसीलिए आप लोग इस तरीके की बातों को अपोज कर रहे हैं। प्रभात मालाकर जी, क्लैरिटी थोड़ी समझ में नहीं आ रही है, विपक्ष समझ नहीं पा रहा है। प्रभात मालाकर जी, घुसपैठिए इनको नजर नहीं आते, घुसपैठिए नजर नहीं आते। मैं अपनी बात जहां से खत्म किया था वहीं से शुरू कर रहा हूं। आप बिहार का किसी जिले में घूम जाइए और स्टेशन के पास, बस स्टैंड के पास आप देखिए कि सैकड़ों की संख्या में वैसे महिला, पुरुष, बच्चे नजर आएंगे जो कहीं के मतलब आप उनको पहचान ही नहीं पाइएगा कि कौन है, कहां से आए, कैसे आए। वहां पे एक स्टोव लेकर वो खाना बना रहे होते हैं, एक पन्नी घेर के वो रह रहे होते हैं, अगल बगल कहीं शौचालय कर लिया होते हैं, और किसी ना किसी कारण से कहीं ना कहीं यही इंडी गठबंधन के सह पे, चाहे वो आरजेडी हो, कांग्रेस हो या अन्य दल हो, इंडी गठबंधन के इनके सह पर वो आधार कार्ड भी बनवा लेते हैं और वोटर भी बन जाते हैं। और ये लोग कहते हैं कि अमित शाह पे आरोप लगा रहे हैं कि अमित शाह, अरे भाई आपको यह जानना चाहिए माननीय कांग्रेस के प्रवक्ता निखिल जी कि किसी भी राज्य का जो मालिक होता है वो मुख्यमंत्री होता है। बिना मुख्यमंत्री के आदेश के उस राज्य की बॉर्डर की फेंसिंग नहीं हो सकती है। और बंगाल की 60% से ज्यादा, लावनी जी 60% से ज्यादा अभी बॉर्डर ऐसे क्षेत्र है जो ममता बनर्जी फेंसिंग नहीं करते दे रही है। अमित शाह ने पार्लियामेंट में बोला है, अमित शाह ने पार्लियामेंट में बोला है। ये लोग तो आधी अधूरी जानकारी के साथ यहाँ बैठ जाते हैं और जो चीज ये करते हैं वो सही। और इनको निखिल जी सुनिए, मैं आप जब बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था। निखिल जी सुनिए, ये नेशनल चैनल है, हम लोगों को पूरा देश दुनिया देख रहा है। निखिल जी काउंटर आंसर करने का मैं आपको पूरा मौका दूंगी। निखिल जी काउंटर आंसर करिएगा, पूरा देश दुनिया देख रहा है। आज आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोग एक साथ बोल रहे हैं तो आप लोगों की ऑडियो बहुत क्लियर नहीं हो रही है, इसलिए प्लीज आप लोग एक साथ नहीं बोल रही है, बोलिए। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ ताकि सबकी बात हमारी जनता सुन पाए, हमारी व्यूअर्स सुन पाए। हाँ प्रभात जी, जल्दी से खत्म कीजिए अपनी बात। हाँ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। राहुल गांधी जी को आज गरीबों की चिंता है। इनके पूर्वज जो 60 साल राज किए वो गरीबी हटाओ करते तो गरीबी तो नहीं हटी, खुद अपने अरबपति करोड़पति बन गए। आज इनको है कि गरीबों का नाम कटेगा। अरे आप लोग इस देश को जब भी किसी का रोहिंग्या, बांग्लादेशी या अन्य विदेशियों का नाम करता है तो उसे मुसलमानों से क्यों जोड़ देते हैं? ठीक है निखिल जी, जल्दी से जवाब दे दीजिए। चलिए निखिल जी काउंटर आंसर दीजिए। जो भी इस देश में रहते हैं, इस देश के नागरिक हैं, उन्हें धर्म से नहीं जोड़े, उन्हें भारतीयता से जोड़े। और जो भारत के बाहर का होगा वो इस देश में नहीं रहेगा। इस देश में दो विधान नहीं चलेगा। नहीं बेनकाब होने चाहिए। नागरिक का बोलने लगे ना,
यही इनको सही जवाब जब मिलता है तब ये लोग सही। अरे सही जवाब क्या? कांग्रेस ने तो 7 साल 65 साल पूरे देश को झूठा पूरा भरमाने का काम किया और आज आप कह रहे हैं 10 लाख का कांग्रेस ने शर्त में ले जाने का काम किया। आज ये लालटेन युग नहीं है निखिल जी, लालटेन युग नहीं है, बिहार में एलईडी युग है। सबने तिगनी हो गई, 24 घंटा उतरी हो गया, मेट्रो आ गया, वंदे भारत चल रहा है, भारत चल रहा है, बुलेट ट्रेन चलाने की बात हो रही है। आप लोग वही है कि अच्छा एक चीज मुझे बताइएगा निखिल जी, निखिल कुमार जी और सैफ अली खान साहब, दोनों से मेरा एक कॉमन सवाल है। पहले निखिल जी आप बताइए, एसआईआर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बताइए। एसआईआर होने से तो समस्या नहीं, इसके टाइमिंग से समस्या है। नहीं, टाइमिंग से क्यों समस्या हो रही है आपको? शुरू किया, अरे आप लोग कह रहे हैं लोकसभा चुनाव के समय क्यों नहीं किया, क्या लोकसभा में इन्होंने फायदा उठा लिया? अरे इनको फायदा मिल रहा होता तो ये इस समय क्यों करते, क्यों अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते? अगर आप ये आरोप लगाते हैं बीजेपी पर, पहली बात तो बीजेपी का या किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई रोल इसमें है नहीं, लेकिन जो सवाल आप खड़ा कर रहे हैं, आप बीजेपी पर यह आरोप लगाते हैं कि भाई उन्होंने फायदा उठा लिया। अगर फायदा उठाया होता तो वो तो फिर इस समय भी फायदा उठाने का प्रयास करते। किसकी कठपुतली बनी हुई है चुनाव आयोग? हम सवाल चुनाव आयोग से करते हैं और तो सुप्रीम कोर्ट ने कह तो दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना साहब, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि चुनाव आयोग का अधिकार है। आपने खुद दिखाया कि इतने लोग। सैफ अली खान साहब आप बताइए, एसआईआर हो नहीं हो? चलिए सैफ खान नहीं है हमारे साथ मनीष मंडल जी हैं। मनीष जी देखिए, एक चीज और है, जेडीयू से आप लोग हैं, लेकिन एक सवाल बार बार खड़ा हो रहा है कि भाई एसआईआर कराने की टाइमलाइन को लेकर ये सवाल खड़ा कर दे रहे हैं कि इतनी जल्दी क्या थी, बाद में करवाया जा सकता था। देखिए लावनी जी, एक कहावत है कि नाच न जाने तो आंगन टेढ़ा, समझे ना। इन लोगों को अपनी खिसकती हुई जमीन दिखाई नहीं दे रही है, इनको खिसकती हुई इनका मतदाताओं का, इनके ऊपर बिहार की जनताओं का इनके ऊपर से भरोसा और जंगल राज की पुनः वापसी से इतना डर लग रहा है, ये इनको दिखाई नहीं दे रहा। अरे एसआईआर तो अभी हो रहा है साहब, जिनसे आपको परेशानी है कि 1% अगर हो जाएगा इधर उधर तो फिर क्या होगा। लोकसभा की सीटें आप बताइए ना, लोकसभा में कितने विधानसभा आप लोग जीते, तो एसआईआर के बिना भी आप लोग हारे हुए। बात वो नहीं है, एसआईआर ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग करा रहा है, इसमें किसी भी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो, जेडीयू हो या महागठबंधन के कोई साथी दल हो। इसमें देखिए इन लोगों को चूंकि क्या है कि 1% वोट का इंपैक्ट इन लोगों को पता है। बंगाल में यही 1% वोट ममता बनर्जी लेके लगातार सरकार में बनी हुई है। चुनाव आयोग का ध्यान सभी पे है, चुनाव आयोग का नजर सभी पे है। वो चाहते हैं कि एसआईआर हो और वो चाहते हैं कि जो ओरिजिनल मतदाता हैं बिहार का, जिनको हक है अपने मतदान का प्रयोग करने का, अपने मत से चुने हुए सरकार को चुनने का, उनका क्यों नहीं एसआईआर हो। ये लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि 99% रोहिंग्या का आ रहा है, घुसपैठिए का, इनका 0.73% जो हस्तांतरण हुआ उनका भी नाम कटा है, जो 12-12.5 लाख लोग जो मर गए हैं उनका भी नाम कटा है। ये लोग आखिर जो मर गए हैं उनका वोटर लिस्ट में नाम रहने से क्या फायदा है। जो बाहर दिल्ली में, पंजाब में, बिहार के लोग कई जगह रहते हैं, बिल्कुल जो बाहर में दिल्ली पंजाब में अपने मतदान का उपयोग कर रहे हैं। पिछले अभी दिल्ली में चुनाव हुआ, उसमें कई सारे एक जगह एक नाम अगर 2 जगह है तो फिर इसका क्या मतलब है? यानी ये बहुत क्लैरिटी के साथ, अविनाश जी बहुत आप ही के पास आ रही हूँ कि ये बहुत क्लियर है। दरअसल ये जो 99% का जो आज हमने ये जो सामने रखने का प्रयास किया दर्शकों के, मैं एक बार क्लियर कर दूं कि दरअसल ये एक सांकेतिक एक मैसेज है। आप देखें कि एक बीएलओ का वीडियो जो हमने अपने रिपोर्ट में भी दिखाया और तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जिसमें वो ये साफ कहते हैं कि भाई मुझे 1320 के लगभग मुझे फॉर्म मिले थे, जिसमें से मैंने 200 समथिंग हमने वितरित किए, लेकिन वापस सिर्फ 2 आए हैं। तो सवाल दोनों तरफ से है कि पहली बात तो वितरित पूरे क्यों नहीं किए गए, क्या मुस्लिम इलाकों में जो बीएलओ मुस्लिम हैं उन पर भी सवाल पूछा जाना चाहिए? ये सवाल बहुत जेन्युइन है। दूसरी तरफ जिन लोगों ने सिर्फ एप्लीकेशन वापस कर दिया, कुछ नहीं किया, वापस कर दिया, भरा तक नहीं, वो क्यों नहीं भर रहे हैं ये फॉर्म? आखिर उनको किस बात का डर है? तो क्या ये वही लोग हैं जिनको राजनीतिक संरक्षण बैठ के यहां पर निखिल जी या फिर आरजेडी के प्रवक्ता दे रहे हैं? तो दोनों तरफ से ये सवाल है। अविनाश जी,
लावनी जी, 2-3 मूल सवाल आप सारे पैनलिस्ट से पूछ रही हैं। एक तो एसआईआर की टाइमिंग को लेकर के और क्लैरिटी को लेकर के। देखिए, मैं इसमें दो राय नहीं है कि एसआईआर जो है वो कभी भी होगा तो विपक्ष यही बात चिल्लाएगा कि हमारे वोटर काटे जा रहे हैं। पता नहीं कैसे पकड़ लेते कि ये हमारे वोटर है। मतलब ये खुलेआम बिहार की जनता को कांग्रेस बताना चाहती है कि मुसलमान परस्त पार्टी है, तुष्टीकरण करके ये इलेक्शन जीतना चाहते हैं, इसीलिए मुस्लिम की आवाज बनना चाह रहे हैं। अब आप देखिए राहुल गांधी क्या कह रहे थे, गरीबों का वोट कट रहा है, किसानों का कट रहा है। अरे भाई, तो सबका कट रहा है तो आ कौन रहा है? आ कौन रहा है? नंबर 1। नंबर 2, टाइमिंग एक ऐसी चीज है जिसपे सवाल आप कभी भी पूछ सकते हैं। आपसे भी कोई पूछ सकता है, जवाब तो चाहिए, आप 6 बजे क्यों करती है, 5 बजे क्यों नहीं करती? इसका तो कोई जवाब ही नहीं हो सकता। कभी भी कीजिएगा तो इस पर सवाल उठेंगे, नंबर 1। नंबर 2, मैं पूर्णतः ये कहते हैं कि ये इनडायरेक्ट एनआरसी है, तो एनआरसी से भी इतना डर क्यों? सवाल ये है। बिल्कुल, मैं तो आपके शो पे आज से 10 दिन पहले भी जब आपने ये सवाल पूछा था कि क्या ये इनडायरेक्ट एनआरसी है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल, अगर ये इनडायरेक्ट है तो उसको डायरेक्ट करके कीजिए। मगर क्या ये फलित हो रहा है? मैडम, आई एम वेरी सॉरी टू से, ये फलित नहीं हो रहा है। जिस लिहाज से एसआईआर कराया जा रहा है और जिन लोगों के हाथ में एसआईआर हो रहा है इस वक्त, और जिस तरीके से किया जा रहा है, बहुत ही कैजुअल अप्रोच है, किसी के पास क्लैरिटी नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। हम जैसे लोग जिनका नाम 2003 में है, जो कि 60% ऐसे लोग हैं एसआईआर में, उनको कुछ ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। पर बीएलओ के पास ट्रेनिंग की कमी है या नॉलेज की कमी है, उनके पास एफर्ट की कमी है। कोई जो गहन जांच होकर के जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। अगर हम ये सोच रहे हैं कि इससे एसआईआर से बांग्लादेशी पकड़े जाएंगे या निकाले जाएंगे, हमें भूल है। इस बुलावे में नहीं रहना चाहिए। कोई बांग्लादेशी नहीं पकड़ा जा रहा है, कोई रोहिंग्या नहीं पकड़ा जा रहा है। ये केवल मथुरे जैसा काम हो रहा है। ये जितने भी हैं सबका नाम कॉमन है। यानी इस पर भी सोचने की जरूरत है। और फिर चुनाव आयोग के लिए जब 28 तारीख का दिन आएगा तो इस पर भी अपनी बात रखनी होगी। समय मुझे इतनी अनुमति दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी हमारे साथ जुड़े। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की गई थी और जिस उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी, साफ तौर पर यह कहा जा रहा था कि ऐसे लोगों को जो घुसपैठिए हैं उनको बाहर करना है और यह जरूरी प्रक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कह दिया है कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया संवैधानिक है। तो विपक्ष का जिस तरह से गाहे बगाए ये बयान आ रहा है, क्या ये विपक्ष ने चुनाव से पहले ही अपनी हार स्वीकार कर ली है और तभी ऐसे बयान आ रहे हैं? इस पर भी सोचने की जरूरत है। रण क्षेत्र में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।